अस्सलाम वालेकुम। माइक्स काइंडली बंद रखिए अपने। एक सवाल जो मेरे पास अभी आया हुआ है, मैं पहले वो उसका आंसर कर दूं। हिरा, माइक बंद करें प्लीज। अच्छा, पहले ये एक दो सवाल जो मेरे पास आए हैं वो पहले मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ आगे। एक सवाल जो मुझसे अभी अब्दुल्ला ने कहा है कि फ्रॉस्ट बाइट वाला एक क्वेश्चन था, क्विज में आया था, आप काइंडली उसको डिस्कस कर लें। एंड द क्वेश्चन ही रोट इज फ्रॉस्टबाइट इज एन एग्जांपल ऑफ गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो ये इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि यूजुअली इस तरह की जो मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर के जितने भी केसेस होते हैं उनके अंदर जो भी क्या कहना चाहिए, जो डैमेज का जो भी प्रोसेस हो, बाय द एंड क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं तो उसकी वजह से गैंग्रीन बन जाती है। ठीक है, और खुसूसियत से जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है उसके अंदर बनने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये जो आपका इसका जो आंसर था वो ट्रू था जी। इसके बाद फिर एक सवाल और जो मेरे पास अभी आया हुआ है, लेक्चर 7 में अल्कोहलिक लिवर डिजीज में पैथोजेनेसिस का प्रोसेस दोबारा बता दें। उसमें NADH के इंक्रीज होने से कौन सा प्रोसेस शटिंग डाउन होता है? इकरा नूर है यहाँ पे? इकरा नूर है? जी मैम। जी बेटा, ये आपने यही सवाल किया है? यस मैम, उसमें ये MCQs था। उसमें क्या लिखा हुआ था? MCQ क्या था? MCQs में था इंक्रीज होने से शटिंग, NADH के इंक्रीज होने से कौन सा प्रोसेस शटिंग डाउन होता है, और फैटी सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, इस तरह था मैम। और Glycogen ग्लाइकोजन storage, applied deposition. Increased amount of NADH leads to shutting towards. अच्छा, यस मैम, तो इस हाँ तरह ठीक है। तो इसके अंदर शटिंग जो होती है वो क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, किसकी शटिंग हो रही होती है? लिपोप्रोटीन सिंथेसिस की वहां पे तो आपने बताया था, और MCQs में हमें समझ फैटी नहीं चेंज आया। आ रहा होता है ना बेटा फैटी चेंज आ रहा है ना, इसका मतलब फैटी सिंथेसिस हो रही है ना। तो देखो फैटी सिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसमें ये लिखा हुआ है बुक में कि तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैटी सिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा खत्म होकर फैटी सिंथेसिस के ऊपर ही रह जाता है। तो इसी वजह से आपके पास जो है ज्यादा फैट का डिपोजिशन होता है व्हेन अनकंट्रोल्ड अल्कोहल कंजम्पशन इज डन। आई समझ में? ठीक है, ऑल राइट। यस मैम। अच्छा, फिर इसके बाद एक सवाल हेल्प चाहिए आपसे। कौन है ये? यहाँ पे कोई सवाल पूछना है किसी ने? अभी मेरे पास और कोई, जवेरिया ने, जब मीटिंग एंड हुई थी तो जवेरिया ने हाथ रेस किया था। जवेरिया बेटा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ भाई जवेरिया। जी मैम। आपको सवाल पूछना है बेटा? तो मैम मुझे नहीं पूछना कोई क्वेश्चन। अच्छा, वो आपने हैंड रेस किया था तो मैं समझी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। इट्स ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, शिराज जो है, शिराज अहमद, इन्होंने सवाल पूछा है कि हिस्टामिन रिलीज होने के इवेंट हो रहे थे जैसे ई सिलेक्शन वगैरह जो एक्सप्रेस हो रहे थे एंडोथेलियल सरफेस पे, ये इवेंट्स बता दीजिए स्टेप 1 से स्टेप 5 तक है। मतलब शिराज बेटा समझाना मुझे जरा सवाल। मैम, ये जो आपने बताया था कि जो हिस्टामिन रिलीज हो रहे थे मास्ट सेल से, उसके बाद जो है ये पी सिलेक्शन जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें एंडोथेलियल सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहे थे।
पी सिलेक्शन का तो आपने बता दिया था, लेकिन इसके बाद जो है ई सिलेक्शन किस तरह से हो रही थी, और उसके बाद स्टेप 3 और स्टेप 4 के कॉम्बिनेशन में जो स्टेप 5 ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट हो रहे थे, वो किस तरह से हो रहे थे? एक मिनट ठहरे, मैं इसके लिए एक डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, मैं उसमें से आपको बताती हूँ, तो जरा सा होल्ड कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक सेकेंड वेट कर लें, ये एक डॉक्यूमेंट है वो मैं निकाल रही हूँ। उसके अंदर वही जो मैंने एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की थी, पहले उसी पिक्चर को, क्योंकि उसमें पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है तो वो जरा आसान हो जाएगा आपके साथ उसको डिस्कस करना। तो मैं पहले वो पिक्चर खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है मैम। अच्छा, ये पिक्चर मेरे ख्याल में आपके साथ मैंने एलएमएस पे भी शेयर की थी, अगर आपको याद हो। देखो इसके अंदर, ठहरो मैंने इसको शेयर नहीं किया, सॉरी, एक मिनट ठहरे। ये स्क्रीन शेयर हो गया भाई? यस मैम, हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये देखिए, ये जो आप पी सिलेक्टिन ई सिलेक्टिन की बात कर रहे थे, देखो स्टेप वाइज तो मैं आपको नहीं समझा सकूंगी, मैं आपको एक सीक्वेंस में बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि माइक बंद कर दो, माइक तो बंद कर दें प्लीज। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले ये होता है कि इंजरी होती है। पहला काम तो क्या होगा कि टिश्यू में इंजरी होगी। जब इंजरी होती है ना, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो इंजूरियस एजेंट की वजह से जो भी केमिकल चेंजेस आती हैं, उसके नतीजे में होता ये है कि आपके जो उस टिश्यू के जो रेजिडेंट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी हो सकते हैं, मास्ट सेल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने अगर एनाटॉमी में याद हो आपको पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के जो रेजिडेंट सेल्स होते हैं बेसिकली वो वहीं पर मौजूद रहते हैं, उनमें मास्ट सेल्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस हो गए, मास्ट सेल्स हो गए, ये पहले से वहां मौजूद होते हैं। अब क्या हुआ कि किसी भी इंजूरियस एजेंट ने जो है वो टिश्यू को डैमेज करने की कोशिश की, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि फर्स्ट स्टेप में मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं और सेकंड स्टेप में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जब मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब सेकंड स्टेप पे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तो वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ अल्फा। ठीक है जी। अब इंटरल्यूकिन 1 जो है वो क्या कर रहा है कि नहीं सॉरी, जो हिस्टामिन है उसके एक्टिवेट होने के नतीजे में पी सिलेक्टिन जो है वो सरफेस पे एक्सप्रेस हो जाता है। कहाँ? एंडोथेलियल सरफेस के। ठीक है। ठीक है। इसके बाद स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1 हो गई, स्टेप नंबर 2 पे पी सिलेक्टिन एक्टिवेट हो गया। पी सिलेक्टिन एक्टिवेट होने के बाद ये एंडोथेलियल सेल्स को दोबारा से खुद भी एक्टिवेट करता है, और इन एडिशन टू दिस के भाई पी सिलेक्टिन एक्टिवेट कर रहा है एंडोथेलियल सेल्स को। एंडोथेलियल सेल्स आर फर्दर एक्टिवेटेड बाय मैक्रोफेजेस बाय रिलीजिंग इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ अल्फा। ठीक है। जब ये हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास स्टेप नंबर 5 में आपके पास लाइगेंड्स और सिलेक्टेंस जो हैं सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं, एंडोथेलियल सेल के भी और ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि उस टाइम तक जो है ल्यूकोसाइट्स की मार्जिनेशन शुरू हो चुकी होती है, तो जो हिस्टामिन रिलीज हुआ था सर्कुलेशन में वो ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका होता है। टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन भी चूंकि सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं या जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो भी एक्टिवेट होने शुरू हो चुके होते हैं। तो जो स्टेप नंबर 5 पे ई सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन और लाइगेंड्स टू ई एंड एल सिलेक्टिन सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं एक साथ। सही मैम, बस यही पूछना था। यही पूछना था, बात समझ में आ गई है? जी मैम, आ गई है, थैंक यू। ओके, कोई और चीज जो इसमें इससे रिलेटेड आगे, या बाकी तमाम चीजें क्लियर है? मैम बाकी क्लियर है, बस यही स्टेप समझने थे कि किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। अब समझ आ गया ना? कोई मसला तो नहीं है? नो नो मैम, अब नहीं। चलो जी, ठीक है जी। अब ये नया एक और सवाल शायद आया हुआ है, मैं इसको चैट खोल के देख लूं जरा। स्टॉप शेयर करेंगे तो शायद चैट खुलेगी गालिबन। अच्छा, इधर अली हुसैन ने पूछा है व्हाट इज फ्रॉस्ट बाइट।
बेटा फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी बगैर प्रॉपर कवर्स के एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर और खसूसियत से -20 से नीचे का जो टेम्परेचर है उसको एक्सपोज हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो आपकी जो पेरिफ्रीज होती हैं लाइक फिंगर्स हो गई या लाइक फिंगर्स हो गई, तो ये क्या होता है, इनका ब्लड सप्लाई जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है, इनका ब्लड सप्लाई बंद होना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में जो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं लाइक फिंगर्स या आपके हैंड हो गया कलाई तक या उससे भी थोड़ा ऊपर, उसका कलर चेंज हो गया, वो लाइट पहले ब्लू होता है और ब्लू होने के बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रॉस्टबाइट। अगर तो टाइमली इसमें हीट प्रोवाइड ना की जाए पेशेंट को, तो क्या होता है कि वो उस डेफिशिएंसी के नतीजे में वो टिश्यू डेड हो जाता है, ठीक है। जब वो डेड हो जाता है तो यहाँ तक तो फ्रॉस्ट बाइट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये डेड हो गया है तो चूंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो जो आपके जो एनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जब उसमें मल्टीप्लाई करके फाउल स्मेली डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो गैंग्रीन बन जाता है। क्लियर है अली हुसैन? ओके मैम, याद आ गया वो जो हाथ आपने पिक्चर शेयर की थी ब्लैक हो गई। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल ये वही है। कोई और प्रॉब्लम? थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए सऊद नसीम, स्क्रीन नहीं आ रही, शेयर हो गई। अच्छा सऊद आपको कोई सवाल पूछना है बेटा? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। हाँ जी, कोई और चीज जो पूछनी हो बेटा, कोई भी किसी को भी अगर पूछना है तो। मैम रिगार्डिंग सेकंड लास्ट लेक्चर आपने बोला था न्यूट्रोफिल्स एपोप्टोसिस प्रोसेस के जरिए 24 to 48 आवर्स में डेड हो जाते हैं, तो देन मैम पहले लिखा हुआ था न्यूट्रोफिल्स इन द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 24 आवर्स, तो मैम जो 6 to 24 आवर्स का प्रोसेस है पहले वो होता है, देन सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है 24 to 48 आवर्स वाला, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। बेटा आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट करोगे, मुझे आपका शुरू का वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, एक दफा और बता दो। मैम रिगार्डिंग टू सेकंड लास्ट लेक्चर आपने बोला था न्यूट्रोफिल्स एपोप्टोसिस प्रोसेस के जरिए 24 to 48 आवर्स में डेड हो जाती है, हाँ। तो मैम उससे पहले लिखा हुआ था बुक में तो न्यूट्रोफिल्स इन द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 24 आवर्स, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ पहले इन्फिल्ट्रेट वाला प्रोसेस होता है 6 to 24 आवर्स तक, उसके बाद सेकंड प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है जो 24 to 48 आवर्स तक चलता है। नहीं, ये ऑल टुगेदर पूरे मैकेनिज्म की बात हो रही है कि अगर न्यूट्रोफिल ने सर्कुलेशन छोड़ दी है और सर्कुलेशन छोड़ के वो टिश्यू के अंदर आ गया है, तो उसका जो मैक्सिमम टाइम स्पैन है वो जो है वो 24 to 48 या आप मैक्सिमम उसको 60 आवर्स तक ले जाओ, उससे ऊपर इसका लाइफ स्पैन नहीं रहता टिश्यू में, ठीक है। अगर तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में माइक्रोब्स के साथ लड़ते हुए अगर शहीद हो गया तो फिर तो शहीद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो शहीद नहीं हुआ है तो उसकी अपनी मौत आ जाएगी, वो उसके बाद भी वो टाइम पूरा होने के बाद अगर वो नहीं मरा है तो वैसे ही मर जाएगा, ये कहने का मतलब है वापस अपने सर्कुलेशन में वो न्यूट्रोफिल नहीं जाएगा। समझ आई? नो मैम, क्या मैम समझ? मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो पहले वाला प्रोसेस लिखा हुआ है 6 to 24 आवर्स का, वो क्या बताना चाह रहा है, पहले तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ उसके देन में बेटा सितारा ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे पेज नंबर बताइए आप। मैम कीमोटेक्सिस में लिखा हुआ है, कीमोटेक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट वाली, ये जो आपने आपकी रॉबिन से पढ़ा है आपने? यस मैम। 2 मिनट रुक जाए, मैं रॉबिन्स खोलती हूँ, आप मुझे जगह बताइएगा, ठीक है। पेज नंबर निकाल के रखो, मैं अभी रॉबिन्स खोल रही हूँ। देखिए बगैर देखिए क्या लिखा हुआ है मैं आपको क्या समझाऊं ना, तो मैं बुक खोल लेती हूँ एक मिनट। हाँ पेज नंबर बोलो सितारा, बेटा पेज नंबर बोलो। मैम एक सेकंड में बताती हूँ मैम। 65। एक मिनट, हाँ जी
ये तो सेल्यूलर एजिंग का टॉपिक है, इधर पढ़ा था आपने है? ये तो नहीं हो सकता ये। मैम ये बुक का 55 पेज नंबर है, हो सकता है यानी कि 75 पे जाएं आप। 75 पे जाऊं, एक मिनट है। ये क्या है? ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू एंडोथीलियम आ रहा है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ था। कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट की टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है पहले 6 to 24 आवर्स तक प्रोसेस होता है, वो मैं पूछना चाहती हूँ। ये बेटा ये मिल गया। अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है, देखो ये यही जगह है, आप ये चीज बोल रही हो ना? यस मैम। Nature of leukocyte infiltrate varies with the age of the inflammatory response and the type of the stimulus. यहाँ की बात कर रही हो आप? यस मैम। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? In most forms of acute inflammation, neutrophils predominate in the inflammatory infiltrate during the first 6 to 24 hours. भाई ये न्यूट्रोफिल, ये बिल्कुल दूसरी चीज पूछ रहे हैं। देखो हम ये कह रहे हैं कि जब आपका जो इन्फिल्ट्रेट होता है ना, जिस टाइम पे इन्फिल्ट्रेट का मतलब क्या है? जैसे ही आपके न्यूट्रोफिल्स ने सर्कुलेशन छोड़ी, सर्कुलेशन छोड़ के जब वो टिश्यू में आए और टिश्यू में कीमोटैक्सिस के जरिए इंजूरियस एजेंट तक पहुंचे, तो अब ये जो न्यूट्रोफिल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेड टिश्यूज का जो एक कॉम्बिनेशन बना है, जहाँ पे पानी भी थोड़ा बहुत सारा मौजूद है, जो इनिशियल एडिमा में आया था, ये टोटल को मिला के इन्फिल्ट्रेट कह रहे हैं। आ रही बात समझ में? पहले तो ये बात समझ लो आप। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के जो पहले 6 से 24 घंटे होते हैं, ये वहां भी बात हो रही है कि से फॉर एग्जांपल मुझको कांटा लगा सुबह 10 बजे, ठीक है जी, 10 बजे सुबह में मुझको कांटा चुभ गया है। अब उसके बाद 6 घंटे लगाओ, कितने बनेंगे? 10 बजे से कितने बनेंगे? 6 घंटे, 4 बजे शाम तक, ठीक है, 4 बजे शाम तक, और या फिर अगले दिन 10 बजे सुबह तक का जो टाइम पीरियड है जब मेरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो दैट इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस विद न्यूट्रोफिल्स। समझ आ रही बात? अब जब 24 घंटे गुजर चुके हैं इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को, तो उसके बाद जो बाद का जो प्रोसेस है, यानी उसके बाद जो जितने टाइम तक इन्फ्लेमेशन रहेगी, जो प्रेडोमिनेंट सेल्स होंगे वो मैक्रोफेजेस होंगे, न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? यस। अक्यूट इन्फ्लेमेशन में ना हमेशा याद रखना, जो पहला अटैक होता है ना, वो न्यूट्रोफिल्स का होता है, और आखिर में फिर ऑन द लॉन्ग रन अगर वो जितना लंबा ड्यूरेशन जाएगा, मैक्रोफेजेस आते जाएंगे। ये कहने का मकसद है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाएं हम। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आया हुआ है? एक सवाल आया है, अली हुसैन ने कहा है कि इन अक्यूट इन्फ्लेमेशन एक्सप्लेन सेकंड लास्ट स्टेप इन वैस्कुलर इवेंट है। मतलब अली हुसैन काइंडली एक्सप्लेन कीजिए मुझे, ये क्या मतलब है इसका? मैम वो वस्कुलर इवेंट में लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। पहले स्टेसिस हुई, मार्जिनेशन हुई, फिर रोलिंग हुई, उसके बाद मैम वो WBC, वो जो लिकोसाइट्स हैं वो सेल, वो वेसल से बाहर कैसे आ रहे हैं? वो तो बेटा पूरा प्रोसेस बताया था आपने, वो वीडियो नहीं देखी है, इसका मतलब है मैंने बाकायदा से एक स्लो मोशन में आपको वो वीडियो शेयर की है, वो आप एक दफा काइंडली पहले लेक्चर को, हाथ वाली ना मैम, हाथ पे कांटा लगता है। उस लेक्चर को एक दफा सही से देख तो लो पूरा। आप लोग पता है क्या करते हो? जो चीज मैंने नोट की है, जो अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, उसके हिसाब से आप लोग वीडियो को क्लिक करते हो, शुरू के 10 से 15 मिनट की वीडियो देखते हो, और उसके बाद वीडियो को बंद कर देते हो। ठीक है जी? जो एक्चुअल मैकेनिज्म्स हैं वो एंड की तरफ अगर हैं तो आपसे मिस हो जा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एंड तक की देखो, ठीक है? ये आधे घंटे की या 20 मिनट की या 35 मिनट की जो वीडियो है, उस पूरे में आपके काम की चीजें, अगर आप बीच में से जरा सा भी पोर्शन मिस करोगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। ये मैं अभी फिर बता रही हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखें। मैंने ये मेरे पास जितनी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक आप लोगों का एवरेज टाइम
तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ 6 मिनट का है, और 30 से 35 मिनट की वीडियो होती है, उसमें से अगर आप एवरेज पे 6 से 10 मिनट की वीडियो देख रहे हैं तो आपकी मेजर चीजें निकल जाएंगी। और फिर बाद में अगर आप मुझसे इस तरह से सवाल पूछेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना बेटा, कि आप लोगों को पहले मैं पूरी एक चीज एक्सप्लेन करूं, वो चीज आपने वीडियो में देखी ही नहीं है जहाँ पे आपका पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने चूंकि वो वीडियो नहीं देखी इसलिए आप अभी यहाँ पे मुझसे सवाल पूछ रहे हो, कह रहे हो एक एक चीज में अलग-अलग से स्टेप समझाऊं आप, ये गलत बात है। वीडियो नहीं मैम, पूरी तो देखो वीडियो आप। देखी थी, लास्ट में मैम समझ नहीं आया था। देखो मैं आपको बता रही हूँ 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है स्टेसिस, स्टेसिस के बाद मार्जिनेशन, रोलिंग, रोलिंग के बाद फिर क्या होता है भाई, एंडोथेलियल सेल्स, रोलिंग हुई, रोलिंग होने के बाद एडिशन होती है, एडिशन होने के बाद फिर क्या होता है, एडिशन हो गई, उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन होती है। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस क्या है मैंने ये पूरी वीडियो के साथ दिखाया था। PCAM1 एक वो है रिसेप्टर है, सरफेस रिसेप्टर है, जो कि एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, वो एंडोथेलियल सेल्स को स्क्वीज करता है, जिसके नतीजे में ल्यूकोसाइड जो है उनके एंडोथेलियम के दरमियान से निकल जाता है, और एक एंजाइम होता है कोलेजनेज एंजाइम, ये रिलीज होता है, और ये कोलेजनेज एंजाइम जब रिलीज होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में छोटा सा सुराख हो जाता है, उस सुराख में से जो है आपकी जो है वो क्या कहना चाहिए आपकी ल्यूकोसाइट निकल जाता है। एक मिनट रुक जाएं, अगर मैं आपको एक मिनट वो वीडियो भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ वीडियो। अच्छा, इसमें देखिए ये प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे मार्जिनेशन होने के बाद ये रोलिंग हो रही है, रोलिंग होने के बाद एडहेजन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो चिपक गए ना ये एडिशन हो गई, और इस एडिशन के साथ ही देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ये कहलाता है ट्रांसमाइग्रेशन या मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द वेसल्स टुवर्ड्स द टिश्यू। अब यहाँ पे ये जो चीज हो रही है ना इस तरह से, ये जो सेल दो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान से ल्यूकोसाइट गुजर रहा है, यहाँ पे दो मैकेनिज्म हो रहे हैं। एक तो पीकैम जो है जो लाइगेंड और रिसेप्टर है वो बाइंड होता है, जिसके नतीजे में इस तरह से ल्यूकोसाइट की मूवमेंट होती है, और ल्यूकोसाइट से रिलीज करता है कोलेजनेज एंजाइम, जो कि फिर आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको उसके अंदर सुराख कर देता है, और उस सुराख में से फिर आपका ल्यूकोसाइट निकल के, और ये देखिए ये इस तरह से जो है ये टिश्यू के अंदर आ जाता है। जब ये इस तरह से टिश्यू में आ जाता है तो ये लास्ट स्टेप हो गई वैस्कुलर इवेंट में। इसके बाद ऑब्वियसली जो सेल्यूलर इवेंट है, जो टिश्यू के अंदर टिश्यू इवेंट हो रहा है, उसमें होता है कीमोटैक्सिस होती है, उसके बाद फिर ऑप्सोनाइजेशन होती है, और उसके बाद फिर जो है फेगोसाइटोसिस होती है। थैंक यू अली हुसैन समझ आ गया? यस मैम, बस यही समझ नहीं आ रहा था, ये जा रहे थे यहाँ से। सही है मैम, ठीक है, क्लियर है? थैंक यू। ऑल राइट, यस मैम। अच्छा अब फर्स्ट स्टेप इज स्टेसिस एंड देन मार्जिनेशन देन रोलिंग। अच्छा ये वही आपका वाला सवाल है ना? हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है? बेटा आप मरियम खान, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुई? मरियम खान, मरियम खान, अब जवाब ही नहीं दोगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? चलो खैर, कोई और सवाल, कोई और सवाल जो कोई करना चाह रहा हो? बॉयज गर्ल्स, हाँ जी, एनीबॉडी? मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो कोई और सवाल है? नो मैम। किसी बच्चे का सवाल नहीं है? हैंड रेस करें अगर कोई सवाल नहीं है तो।
जी नीचे अदीना रोशन से नीचे अहमद रजा, आमना, अक्सा, आप सबके पास कोई सवाल है? अगर नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो, ताकि मुझे श्योर हो जाए कि किसी को कोई और सवाल नहीं पूछना। एनीवन एल्स? चलें जी, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब जो है हम इसको जो है वो खत्म करते हैं लेक्चर को यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अगर ये जो सवालात हैं इनके ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो अब आप उसमें से देख लीजिएगा, कोई और भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो फिर बाद में हम इसके ऊपर मजीद भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।